जय हिंद दोस्तों। न्यूज़पेपर एनालिसिस ये एक एपिसोड नया स्टार्ट किया जा रहा है ज्ञान सागर सिविल एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम भी है और अदर सोशल साइट्स हैं। जो भी इंफॉर्मेशंस है इसके संबंध में आपको लेने हो तो टेलीग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये एक नया एपिसोड हम स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 1 मार्च से रेगुलर न्यूज़पेपर का एनालिसिस करें। जो भी 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम 25 मिनट डेली का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। यूपीएससी पीसीएस यानी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और उसके अलावा जैसे आपके एसएससी इसके संबंध में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी लेक्चर होने जा रहे हैं। इस कड़ी में आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है द हिंदू, तो द हिंदू एनालिसिस या द हिंदू की बातें ये हमारा टाइटल है और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा। ये 28 फरवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि 1 मार्च से 2026 से रेगुलर इसको डिस्कस करते रहें। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। और उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि जो एक सुपर टुस्कर एलिफेंट है कीनिया में एम्बोसिली नेशनल पार्क, ठीक है। तो कीनिया का जो एम्बोसिली नेशनल पार्क है वहाँ पे एक बहुत ही लंबे हाथी दांत वाला कोई हाथी था और इसीलिए टुस्कर का या टस्क जो भी कह लें, ठीक है। और वो बहुत ही फेमस था, बहुत ज़्यादा विजिटर उसको जाते थे। तो उसका डेथ हो गया और उसी के बारे में पहला न्यूज़ है ये, यानी कि इन्वायरमेंट से संबंधित ये न्यूज़ है। नेक्स्ट क्या है कि इसी में कुछ और इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक मेलबोर्न में एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे एक एक्वेरियम है और उसमें एक पेंगुइन कोई है जो बहुत ही ज़्यादा विजिटर जा कर के देखते हैं और उसका नाम है पेस्टो करके। इस तरह से एग्जाम्पल को रिलेट करके इसने किया है। और इंडिया के भी कुछ जैसे रणथंभौर में एक मछली करके बहुत ही फेमस टाइगर है, यानी कि फीमेल टाइगर, उसके बारे में भी इन्होंने कोट किया है। बहुत ज़्यादा विजिटर जा कर के देखते हैं और कुछ इससे से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन है, बट वो हमारे लिए इतना ज़्यादा कारगर नहीं है और उसके बारे में हम ज़्यादा मतलब कि डिस्कस कर सकें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेंस के से संबंधित है, वो ये है कि सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज डिपेंड ऑन प्रोटेक्टिंग इट्स हैबिटेट। देखिए, अगर कंजर्वेशन की बात करें एनिमल या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की, तो उसको 2 मेथड्स होते हैं हम जानते हैं। जैसे एक है आपका इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आपका जो है हैबिटेट प्रोटेक्शन आता है। तो सर्वाइवल ऑफ द एनिमल के लिए प्राइमा फेसी या प्राइमरी थिंग्स क्या है, हैबिटेट का प्रोटेक्शन, क्योंकि हैबिटेट सेगमेंटेड होता जा रहा है, फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है। अच्छा, मेकिंग श्योर इट हैज़ एक्सेस टू सफिशिएंट प्रे पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये लिखा कि जो प्रे पॉपुलेशंस है, जो यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है, मान के चलिए कि कोई टाइगर है या अपर ट्रॉफिक लेवल का एनिमल, तो वो किसी प्रे पे यानी कि जो शिकार जिसका किया जाना है उस पर निर्भर होता है, तो उसकी जनसंख्या पे निर्भर करता है। अच्छा, कीपिंग इट्स पॉपुलेशन जेनेटिकली डाइवर्सिफाइड। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि कोई भी एनिमल, वाइल्ड एनिमल, उसकी सस्टेनेबिलिटी निर्भर करती है जेनेटिक डाइवर्सिटी पे। जैसे मान के चलिए कि दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क वो नेपाल बॉर्डर यानी कि लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पे है। और वही नेपाल बॉर्डर के उस साइड में यानी नेपाल वाले साइड में उसी का एक्सटेंशन कहलाता है शुक्ला फंटा नेशनल पार्क। तो ये ट्रांसमिशन होता है, जेनेटिक ट्रांसमिशन होता है। जेनेटिक ट्रांसमिशन मतलब कि उधर के टाइगर्स इधर आते हैं और ब्रीडिंग करते हैं, इधर के टाइगर्स उधर जाके ब्रीडिंग करते हैं। तो जितना ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई होगा जेनेटिकली कोई भी एनिमल, तो उसके सस्टेनेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि वो विलुप्त नहीं होगी प्रजाति आसानी से। तो ये कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, वही मैंने मेंशन किया। एक हैबिटेट प्रोटेक्शन है, दूसरा प्रे पॉपुलेशन और नेक्स्ट आपका जेनेटिकली डाइवर्स होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो पॉपुलेशन यानी ह्यूमन बीइंग है उसके सराउंडिंग में कितना बड़ा खतरा क्रिएट करते हैं, यानी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या है, उसके पॉइंट ऑफ से कुछ बातें इन्होंने की है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे कि नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन से एक एग्जांपल इन्होंने कोट किया कुछ नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो अगर एनजीओ में आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो एनजीओ से रिलेटेड तो आपका नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ये एक एनजीओ है जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे वर्क करती है, इसका एग्जाम्पल वहाँ पे कोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो कि आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यही क्लाइमेटोलॉजी इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंध में एक दूसरा आर्टिकल यहाँ पे द हिंदू में पब्लिश हुआ जो कि इसके स्टार्टिंग पेज में ही है, वो है आपका इल नीनो से संबंधित। तो इल नीनो के बारे में भी हम जान लें। इल नीनो का तात्पर्य क्या होता है कि जो यूजुअल ट्रॉपिकल ओशन है या इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल ओशन है उसका नॉर्मल या यूजुअल जो टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा अगर हीट हो जाता है कभी तो उसको कहते हैं इल नीनो। ठीक है। इल नीनो एक फेनोमेना है जो मोस्टली आपका पैसिफिक ओशन में नियर बाई आपका पेरू, ठीक है, वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई थी कि जैसे इल नीनो को अगर हम देखें तो 4 साल में इसका साइकिल चलता है और यानी कि हर चौथे साल इसका साइकिल आता है। एक इसी का उपवाद यानी किसी के अपोजिट में होता है वो है आपका लान लीनो। लान लीनो में क्या होता है कि टेम्परेचर जो नॉर्मल ओशन सरफेस का टेम्परेचर है उससे कोल्ड हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है। और इल नीनो में वो ज़्यादा हीट हो जाता है। इस हीटिंग के कारण पूरे ग्लोबल लेवल पे वेदर, टेम्परेचर, रेनफॉल और जितने भी क्लाइमेटिक एलिमेंट्स हैं वो अफेक्टेड होते हैं। तो उसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे लिखी हुई है कि ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण ये भी है कि जो हर चौथे साल इल नीनो का जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो जितना हीट सन यानी कि सोलर रेडिएशंस के द्वारा अर्थ सरफेस पे होता है या अर्थ प्लानेट पे होता है, अर्थ और उसका एटमॉस्फेयर, उससे उतनी ज़्यादा हीट आपका स्पेस में नहीं निकल करके जा पाता है। वो हीट यहीं पे किसी न किसी सोर्सेज में ट्रैप हो जाती है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की हम फीचर देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए केजरीवाल के ऊपर भी कुछ न्यूज़ था कि वो बरी हो गए राव अमीनुस कोर्ट ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका डीएमके के बारे में है। हाँ, न्यू जीडीपी सीरीज अपग्रेडेड फाइनेंशियल ईयर 2026 ग्रोथ 7.6% इन सेकंड एडवांस एस्टीमेट। सेकंड एडवांस एस्टीमेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025-26 क्या है 2025-26 ये फाइनेंशियल ईयर है। 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का मतलब कि अप्रैल 2025 से स्टार्ट होता है और ये एंड कब होगा, मार्च 2026 तक एंड हो जाएगा। तो ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का जो सेकंड एस्टीमेट यानी इससे पहले भी एक एस्टीमेट जो स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसने जारी कर दी थी और उसी का ये सेकंड एस्टीमेट्स है। उसमें यह बातें कही गई हैं कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस साल यानी कि जो अभी चल रहा है 2025-26 का लगभग 7.6% ग्रोथ रेट होने के चांसेस हैं। ठीक है। जो पहला एस्टीमेट दिया गया था उसमें 7.4 की बात कही गई थी। अभी लेटेस्ट जो अभी आया, पहला मुझे लगता है कि जनवरी में जारी किया गया था और अभी जो लेटेस्ट आया है वो आपका 7.6% ग्रोथ रेट की बात कही गई है। और एक पॉइंट और भी जान लें आप लोग कि जो जीडीपी हम एस्टीमेट करते हैं बेस ईयर पे किसी, ठीक है, तो बेस ईयर पहले इंडिया का हुआ करता था 2011-12, अब उसको हटा करके क्या कर दिया गया है 2022-23 हमारा बेस ईयर निर्धारित कर दिया गया है, यानी अपडेट कर दिया गया है। जो पहले 2011-12 था उसके आधार पे हम जीडीपी कैलकुलेट करते थे। अब हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 की बजाय 2022-23। तो इस बेस ईयर के चेंजेस से भी कुछ हमारे एस्टिमेशंस में जीडीपी में फ़र्क आएंगे। जैसे देखिए द सीरीज हैज़ रिवाइज डाउन द ग्रोथ रेट्स ऑफ 2023-24। जो ये सीरीज़ यानी कि जो बेस रेस हमने 11-12 के बजाय 22-23 को जब कैलकुलेट की स्टार्ट करना शुरू किया तो 23-24 में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, कम हुआ, घटा है। ठीक है। पहले देखिए 11-12 के अनुसार में 23-24 में हमारा 9.2% एस्टिमेट किया गया था, बट जो नया जीडीपी रेट का जो बेस ईयर चुना गया 22-23 का उसके हिसाब से 2023-24 में यानी कि पिछले एक साल पहले 7.2% जो है जीडीपी रही थी। ठीक है।
कि बेस ईयर के चेंज, यानी कि जो कैलकुलेशंस होता है उसको हम यहाँ पे आधार मान रहे हैं कि बेस ईयर अगर ये कर रहे हैं तो हमारा 9% है, 9.2% था 23-24 में, और बेस ईयर हम अभी लेटेस्ट यानी 22-23 वाला अडॉप्ट कर लिए तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग आपका 23-24 में 7.2% था। ठीक है, ऐसे ही 2024-25 में हमारा ग्रोथ रेट 24-25 का मतलब पिछले साल, तो पिछले साल हमारा पुराने वाले बेस रेट यानी 11-12 के आधार पे 6.5% था, 6.4%। वही अब यानी कि नए बेस में रेट के आधार पे, बेस ईयर के आधार पे, जो कि 2022-23 का बेस ईयर है उसके आधार पे 7.1% हो गया। तो 24-25 का हमारा ग्रोथ रेट कितना हो गया, 7.1 हो गया, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, 6.5 हमने एस्टिमेट किया था पुराने वाले बेस के आधार पे, अब नए वाले बेस ईयर के आधार पे हमारा 7.1% हो गया। ठीक है, ऐसे ही 2025-26 जो अभी चल रहा है उसका नए बेस ईयर के आधार पे हमारा जो एस्टिमेशन है वो 7.6% ग्रोथ रेट होने की चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उसको हम यहाँ पे आपके सामने सिंक्रोनाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसी बात जो भी है उसको हम कोशिश करेंगे कि पेज वाइज ही एनालिसिस करें, ताकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है और मोस्टली जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको कैचअप या कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग आइडियोलॉजी है और कुछ विचारधाराएं होती हैं, इसीलिए लोग सोचेंगे कि ये पॉलिटिकली बायस हैं। ठीक है, इसीलिए हम पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे। देखिए, एक एडिटोरियल पे बहुत ही अच्छा आर्टिकल शशि थरूर जी ने लिखा है और उन्होंने देखिए अभी केरला का नाम केरालम कर दिया गया, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा बखान किया है और जैसे गॉड्स कंट्री उन्होंने मेंशन किया, गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरला का, और विझिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट्स कहीं केरला के कोस्ट में आप जाएंगे, विझिंजाम में अभी नया पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में भी इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही कि जैसे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है, बस खाली डॉक होती, मतलब कि वहाँ पार्किंग तो होती है शिप्स की बट बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। ठीक है, और केरला के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं कि जैसे सिंगापुर का मतलब कि लिटरेसी रेट 96% है बट केरला का उससे थोड़ा सा लिटिल बिट कम है। इस तरह के पॉइंट उन्होंने मेंशन की हैं जो कि केरला से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट डेड, इट्स रूल स्टे रिजिलियंट। इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या है कि यूएन का आर्टिकल 2 के बारे में एक आर्टिकल यहाँ पे भी मेंशन हुआ और उसमें यही बात कही गई है कि जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे वार करती है तो यूएन कहाँ एग्जिस्ट करता है, क्या रोल होता है। ठीक है, बाकी सारे पॉलिटिकल न्यूज़ ही हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम उसको यहाँ पे, और ये रशिया का कोई वहाँ का लोकल न्यूज़ है उसको भी हम छोड़ देते हैं, हमारे लिए कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये बस क्या है कि थोड़ा इंडिया से रिलेटेड है, जैसे गोवा ववा में आते रहते हैं टूरिस्ट, तो उसके लिए मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिकल है। एनसीईआरटी वाला जो विवाद चल रहा है और उस पर एनसीईआरटी ने जो 8th क्लास में जुडिशियल यानी करप्शन इन जुडिशरी वाला जो चैप्टर है उसको हटाने की बात कही है, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर सेट टू रिवैम्प फॉरेस्ट राइट्स सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट राइट्स सेल फ्रॉम वन स्टॉप कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। ठीक है, देखिए जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था 2006 वाला, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, उसके अधीन या उसके अंतर्गत फॉरेस्ट राइट्स सेल बनाया जाएगा कुछ स्टेट्स में, और वो टोटल कितने हैं देखिए, टिल लास्ट जून मिनिस्ट्री हैड सैंक्शन 324 डिस्ट्रिक्ट लेवल से इन 18 स्टेट। ठीक है, तो 18 स्टेट में यानी कि पिछले साल के जून तक फॉरेस्ट राइट्स सेल बनाए जा चुके हैं। ठीक, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी, और आगे हम चलते हैं इसमें। देखिए एक बहुत ही अच्छा सेमिनार हुआ था बिजनेस लाइन का, जो कि द हिंदू ग्रुप का ही अपना एक बिजनेस न्यूज़पेपर है, और उसमें टाइटल ये था कि जैसे वीमेन पिलर ऑफ रूरल इकोनॉमी, यानी वीमेन का रूरल इकोनॉमी में क्या रोल है। तो यहाँ पे एक डेटा हमको ये मिलता है कि स्टेटिंग दैट ऑलमोस्ट 50% ऑफ रूरल वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्राइजेज वीमेन। नहीं, नबार्ड के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये बात उस सेमिनार में कहा, बस मैं इसे कोट कर देता हूँ ताकि आपको इनपुट बना करके मेंस में ये सब चीज़ें लिखने में सहायक हों। देखिए नबार्ड के जो चेयरमैन हैं केवी शाजी करके, उन्होंने एक बात कही, बहुत ही अच्छी बात की। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में वीमेन का भागीदारी यानी कि एज ए लेबर 50% रोल है। कितना?
50% ऑफ द रूरल वर्क फोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्राइजेज वीमेन। 50% एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की अगर बात करें तो वीमेन लेबर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, या एग्जाम में कोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, मेघालय में एक कोई डिजीज़ है, मेनिनगोकोकल बैक्टीरियल डिजीज़ है। वो वहाँ पे जो अग्निवीर ट्रेनी थे उनकी डेथ हो जाती है, 2 अग्निवीरों की, और उसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन जारी किया गया कि लोग पब्लिक प्लेस में कलेक्शन में ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है, शिलांग और मेघालय का ये न्यूज़ है। तो कौन सी बीमारी है? मेनिनगोकोकल बैक्टीरियल डिजीज़, जो कि 2 अग्निवीर, ठीक है, डाइड ऑफ सस्पेक्टेड, यानी कि अभी गेस है कि शायद इसी बीमारी की वजह से मर गए, और उसका नाम है मेनिनगोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, शांति एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और शांति एक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बस 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। शांति एक्ट का मतलब क्या है कि ये आपका सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। शांति एक्ट के तात्पर्य क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। 2025 का एक एक्ट है, उसका नाम है शांति। ये शांति एक्ट संबंधित क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन से संबंधित है, न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने से संबंधित है। उसमें 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट के ऑपरेटर होंगे, यानी कि प्राइवेट, उनकी लायबिलिटी कम कर दी गई है। यानी कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता उस प्लांट की वजह से कारण, तो उनके ऊपर लायबिलिटी कम कर दी गई, जो उनको हर्जाना या मुआवजा देना होगा। ठीक है, जो भी भोगी भुगती होंगे जिनको न्यूक्लियर का रेडिएशन के कारण डेथ होगा आजू बाजू सराउंडिंग एरियाज में, तो उनको मुआवजा का दर घटा दिया गया है इस एक्ट में। एक पॉइंट। दूसरे नंबर में, जो न्यूक्लियर का फिजाइल मटेरियल है बाहर से, विदेशों से इंडिया इंपोर्ट करता है, तो जो सप्लायर हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सप्लायर, उनके ऊपर फुल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी गई है इस नए एक्ट से। ठीक है, तो इस एक्ट में क्या है? एक तो जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनकी लायबिलिटी को कम कर दिया गया है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सप्लायर हैं न्यूक्लियर या फिजाइल मटेरियल के सप्लायर, उनकी लायबिलिटी को फुल्ली ख़त्म कर दी गई है। ये 2 पॉइंट हैं, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में केस गया था इस शांति एक्ट के ऊपर। ठीक, बस यही बात पॉइंट्स है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आगे हम चलते हैं। देखिए, नेवी बूस्ट एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी विद INS अंजाद द्वीप। ठीक है, नेवी ने एक अभी इंट्रोड्यूस किया या लॉन्च किया है, INS अंजाद द्वीप लॉन्च किया है। INS जो है बहुत इंपॉर्टेंट वारफेयर है। देखिए क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर है। एंटी सबमरीन वारफेयर INS अंजाद द्वीप है। एंटी सबमरीन जो INS अंजाद द्वीप है, अंजाद द्वीप इटसेल्फ पे एक आइलैंड्स का नाम है, जो लोकेटेड है आपका कर्नाटका के कहीं पे, कोस्ट ऑफ करवार। ठीक है, कर्नाटका में जो कोस्ट है करवार नाम का, करवार के पास में कहीं पे छोटा सा आइलैंड्स है, उसके नाम पे रखा गया है INS अंजाद द्वीप। ये एंटी सबमरीन नेवी को दिया गया, मतलब कि लॉन्च किया गया। इट्स कमीशन बाय द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया या कमीशन किया, यानी कि इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंस्ट्रक्टेड एट कट्टुपल्ली। कट्टुपल्ली में इसको बनाया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, यानी कि गार्डन रीच ने बनाया है कट्टुपल्ली में इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मिस सेलिंग मस्ट स्टॉप बैंकिंग इज अबाउट सर्विस नॉट टारगेट्स। कोई खास न्यूज़ नहीं है इसमें ऐसा बिजनेस की अगर हम बात करें। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए आप कि बैंक ऑफ बड़ौदा टू रेज अप 10,000 करोड़ वाया ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड। तो एक सवाल ऐसा बन सकता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो ये लॉन्च किया है या एक प्लान मतलब बनाया है टू रेज अप टू 10,000 करोड़ थ्रू इशुएंस ऑफ ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड। तो ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड किस बैंक ने अभी हाल में जारी किया? ठीक है,
या जारी करेगा। तो 4 मार्च यानी कि अगले मंथ में ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड जारी किया जाएगा। ये देखिए, आप याद करने का तरीका क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ लिखा हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करेगा 10,000 करोड़ की लागत का लगभग। ठीक है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, 7 साल का होगा, 2023 तक, सॉरी 2033 तक ये मैच्योरिटी पीरियड होगा। ठीक है, नॉर्वे सोरेन हटाइए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हाँ, एक न्यूज़ ये भी रहती है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ऐसे बैटल टाइप चल रहा है, तो वो भी न्यूज़ में है कि पाकिस्तान ने अभी अटैक किया है तालिबान के, यानी कि जैसे काबुल, कंधार, इस तरह से बड़े बड़े शहरों पे, और उधर से भी कार्रवाई हुई है फिर, तो वो भी न्यूज़ में था। वो हमारे लिए उतना ज़्यादा कारगर और इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भी बेसिक न्यूज़ हैं उसी के इन्फॉर्मेशंस को पढ़े जाएंगे और बाकी अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड कर दिया जाएगा। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, उसका कारण क्या है कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ना तो पूछे जाते हैं और एक आध क्वेश्चन कहीं पीटी में पूछा जाता है, इसलिए हम इसके स्पोर्ट को स्किप कर देंगे। ठीक है, अगर कोई सुझाव होगा तो आप लोग सुझाव या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक एंड हो गया। ऐसे नेक्स्ट दिन हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आएंगे और डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते रहेंगे। ओके भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।